नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिर राहुल गांधी बिहार की चुनावी सभाओं से इतने लंबे समय तक दूर क्यों रहे? उन्होंने वोट चोरी को लेकर बिहार में पदयात्रा की, ज्यादातर समय वहां रुके भी, लेकिन उसके बाद बिहार की चुनावी गतिविधियों से दूर नजर आए। बीजेपी ने कहा है 59 दिनों के बाद राहुल गांधी बिहार आए हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार 4 नवंबर को बंद हो जाएगा, यानी प्रचार के लिए केवल 6 दिन बचे हैं। अब जाकर राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा हुई है। इतने दिनों से इस सवाल को लेकर चर्चाएं चल रही थीं कि राहुल गांधी बिहार को लेकर उदासीन नजर आ रहे हैं। 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के सकरा से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा रैली से चुनावी सभाओं की शुरुआत तो हो गई। राहुल गांधी ने दरभंगा में भी सभा को संबोधित किया। उनके भाषणों पर हमारी रैली रिपोर्ट। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी। और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई। हैरानी की बात थी कि सारी बहस यमुना को लेकर हुई। 10 साल से नमामि गंगे के नाम पर गंगा साफ हो रही है। अगर गंगा साफ हो गई होती तो बीजेपी के सारे नेता पटना में गंगा किनारे ग्लास में पानी लेकर दिखा रहे होते पानी कितना साफ हो गया है। लेकिन राहुल गांधी ने यमुना नदी की सफाई के मामले को उठाकर अपनी तरफ से पलायन पर सवाल उठाए। अगर बीजेपी दिल्ली में घाट की सफाई के नाम पर बिहार के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, तो राहुल गांधी धारावी का उदाहरण दे रहे थे, बता रहे थे कि कैसे वहां काम करने वाले बिहार के लोगों की भी जमीनें छीन ली गईं। धारावी में मैं गया, आपके लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, लाखों करोड़ रुपए की जमीन है। वो सारी की सारी जमीन छीनकर अदानी को दी जा रही है। सारी की सारी जमीन, धारावी की जमीन अदानी जी को डेवलप करने के लिए दी जा रही है। इसे यह विकास कहते हैं। जो भी अदानी और अंबानी को दिया जाता है उसे विकास कहा जाता है। किसी भी नेता का 2 चुनावी भाषण पूरा सुनना चाहिए। इससे पता चलता है कि वह अपने सवालों को कैसे फ्रेम कर रहा है, कैसे जनता के सामने पेश कर रहा है, समस्या को किस तरह से देख रहा है। विपक्ष के नेता के भाषण को और 20-20 साल से सरकार चला रहे नेताओं के भाषणों में फर्क रखा जाना चाहिए। सरकार के नेता जवाब दे रहे हैं या नहीं, यह नोट कीजिए, और विपक्ष के नेता सही से सवाल कर रहे हैं या नहीं, इसे देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि डेटा सस्ता हुआ है, बिहार का युवा रील बनाकर कमाई कर रहा है। राहुल गांधी ने दरभंगा की सभा में इस बात पर विस्तार से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि डेटा फ्री में नहीं दिया जा रहा, इसकी कमाई किसी और के पास पहुंच रही है। मगर बिहार के युवाओं से आप यह नहीं कहते हो कि आप 24 घंटा इंस्टाग्राम पे इसलिए हो क्योंकि हमने आपको नौकरी नहीं दी, मोदी सरकार ने, निजी सरकार ने नौकरी नहीं दी। क्या आप क्या सोचते हो? आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है
कि बिहार के युवाओं को बहुत फायदा दिलवाया। आप जितना टाइम इंस्टाग्राम पे रहना चाहते हो रह सकते हो। क्या सोचते हो कि बिहार के युवा को इंस्टाग्राम से फायदा हो रहा है क्या? फेसबुक पे बैठकर रील देखकर बिहार की प्रगति हो रही है क्या? नहीं, इनको देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने आपका टाइम जाया नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आपको नहीं रखा, फेसबुक के आपको नहीं रखा, तो आप प्रधानमंत्री जी के घर के सामने, नीतीश जी के घर के सामने पहुंच जाओगे और कहोगे भैया हमें रोजगार दो। तो ये आपको गुमराया जा रहा है, आपको सपना दिखाया जा रहा है। रील में कुछ है नहीं आपके लिए। एक दो लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनेंगे, एक दो लोग इन्फ्लुएंसर बनेंगे और फिर एक दो साल बाद वो भी बेरोजगारी में डूब जाएंगे। सच्चाई ये है कि पूरी की पूरी सरकार, चाहे वो मोदी जी की हो, नीतीश जी की हो, ये 2-3 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। बिहार के चुनाव में विकास एक बड़ा सवाल बन गया है। 20-20 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए लगाए गए, सड़कें भी बनी, पुल भी बने, लेकिन इसके बाद भी बिहार बेहद गरीब रह गया और पलायन रुका ही नहीं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली बनाई, आपकी मेहनत ने बेंगलोर की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया, अपना खून पसीना दिया, मुंबई को आपने अपनी मदद दी। हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो, दुबई आपकी मेहनत से बना है। तो अगर आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो, तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला, 2-3 घंटे बातचीत की। बात क्या थी? सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है, हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। यह है आपकी सच्चाई। बिहार में आज एक भी स्नातक कॉलेज ऐसा नहीं जिससे पढ़कर छात्र निकलें तो गर्व से कहें फलां कॉलेज का छात्र है। अमित शाह दरभंगा एम्स की बात कर रहे थे, लेकिन 10 साल लग गए आधारशिला रखने में। बिहार के मरीज पूरे बिहार में भटक रहे हैं, वहां से थक जाते हैं तो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से थक जाते हैं तो हैदराबाद जाते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, ट्यूशन होता है, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, बिना पैसे यहां पे शिक्षा नहीं मिल सकती। मगर जितनी भी पढ़ाई वो कर लें, अंत में पेपर लीक होता है। होता ही नहीं होता है? अंत में चुने हुए लोगों को एग्जाम से 1-2 दिन पहले एग्जाम का पेपर मिल जाता है। आप किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, बिहार के शिक्षा के सिस्टम के बारे में पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे बिहार में तो पेपर लीक होता है, बिहार में सही शिक्षा नहीं मिल सकती, बिहार में अस्पताल नहीं मिल सकता। आप जाइए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के नीचे एक फ्लाईओवर है, के पास में फ्लाईओवर है, उसके नीचे जाइए, वहां पे आपको बिहार के लोग दिख जाएंगे। रात में ठंड में वहां पे वो सोते हैं। मैं गया, मैंने पूछा यहां क्यों हो? कहते बिहार में इलाज नहीं हो सकता। अगर बिहार में इलाज करवाना है तो नहीं हो सकता, दिल्ली में होगा, कर्नाटक में होगा, तेलंगाना में होगा, बिहार में नहीं हो सकता। ये हम बदलना चाहते हैं। बिहार एक अजीब मोड़ पर है।
बहुत कुछ होने के बाद भी वह अपने पिछड़ेपन को छिपा नहीं पा रहा। छठ के समय दुनिया ने देखा बिहार की जनता किस तरह से लदाकर ट्रेनों में घर पहुंची है। रेल मंत्री का बयान है 1.6 करोड़ लोग बिहार पहुंचे हैं। यह केवल ट्रेन से आने वालों की संख्या है। बसों से भी लोग बिहार गए और अपनी अपनी गाड़ियों से भी उनकी संख्या इसमें शामिल नहीं होगी। और उन लोगों की भी नहीं जो छठ के समय अब बिहार नहीं जाते, बल्कि अलग अलग शहरों में अपने अपने मोहल्लों में छठ मनाते हैं। इसलिए बिहार से ज्यादा बिहार के बाहर दिखाई देने लगा है। अगर आप 1.5 करोड़ की संख्या को लेकर ही चलें तो भी भयंकर बात है कि इतने लोग बिहार से बाहर रहते हैं और ट्रेन से इस बार बिहार आए हैं। एसआईआर के समय कितने लोग बिहार आए होंगे, इसका कोई डेटा आपको कोई नहीं देगा। बिहार में इस बार थोड़ी सी चर्चा हुई कि उद्योग क्यों नहीं है, यहां लोगों को काम नहीं मिल रहा। अमित शाह ने कहा बड़ी इंडस्ट्री के लिए जमीन नहीं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जिसे जमीन देनी होती है उसके लिए जमीन कम नहीं पड़ती। बताओ भैया, जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही है? क्या वो बिहारी जमीन नहीं है क्या? कि वो बिहार के किसान की जमीन नहीं है क्या? जब अंबानी अदानी को जमीन देनी होती है तो जमीन मिल जाती है। जब किसान से जमीन छीननी होती है 2 मिनट में इनको जमीन मिल जाती है। मगर जब किसान कहता है कि मेरे बच्चे को सपना देखना है, रोजगार का सपना देखना है, मेरे बच्चे को बिजनेस चलाना है, कारखाना खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो अमित शाह कहते हैं भैया बिहार में जमीन नहीं। राहुल गांधी के भाषणों में बिहार के लिए और बिहार से सवाल था। बिहार के लोग इन सवालों से पलायन कर चुके हैं, लेकिन तब भी यह सवाल बार बार लौटकर उन्हें सताता रहता है। आपने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। यह बुद्धिज्म का सेंटर हुआ करता था। चाइना को, जापान को, कोरिया को, उनका धर्म कहां से आया? कहां से आए? आते क्यों हैं यहां? चाइना से लोग, कोरिया से लोग, जापान से लोग, कैम्बोडिया से लोग क्यों आते हैं यहां? आपने अपने आप से कभी पूछा ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने इनको इनका धर्म दिया है। आप समझिए आप में कितना ज्ञान है। मैंने देखा अपनी आंखों से 15-20 दिन में यहां पे मैं बता रहा हूं, इतनी इंटेलिजेंस है बिहार में, इतनी समझ है कि शायद बाकी किसी प्रदेश में नहीं। राजनीति को आप 1 सेकंड में समझ लेते हो। 1 सेकंड में आप दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हो। 1 मिनट नहीं लगता, सेकंड लगता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया सच्चाई पहचानो। आपके सामने सच्चाई कौन बोल रहा है, ड्रामा कौन कर रहा है, ये पहचानो। पर सवाल है कि क्या बिहार अब इन सवालों को इस वक्त सुनेगा, सुनने की स्थिति में है? स्थानीय स्तर पर चुनावी माहौल बदल चुका होगा, जात जात गिना जाने लगा होगा। सबको पता है पलायन करना ही उनकी नियति है। लेकिन आपने बिहार में कौन सा ऐसा चुनाव देखा है जो पलायन को लेकर हुआ हो, पलायन के कारण नतीजे बदल गए हों? बिहार के लोगों ने पलायन रोकने के लिए कभी जनादेश दिया हो? क्या आप ऐसा कोई चुनाव जानते हैं? लेकिन सवाल यह भी है, अगर बिहार में पलायन मुद्दा नहीं है, तब फिर बिहार में मुद्दा क्या है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।